अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए, आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। और ऑप्शन नंबर बी दिया है हूणों का आक्रमण। और ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। और ऑप्शन नंबर डी दिया है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। गुप्त साम्राज्य का निर्माण समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े प्रयत्न से किया था, परंतु उनके उत्तराधिकारी इतने दुर्बल निकले कि वे इस विशाल साम्राज्य को बचाने में असफल रहे। अयोग्य उत्तराधिकारी के अतिरिक्त 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से परिवर्तित हो रही थी और इसका प्रभाव भी साम्राज्य के अस्तित्व पर पड़ा। सचमुच उस समय अनेक स्थानीय राजाओं का उदय हुआ, जिनके चलते गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कालिदास। ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्यभट्ट। और ऑप्शन नंबर सी दिया है धन्वंतरी। और ऑप्शन नंबर डी दिया है वराहमिहिर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रत्न माने जाते हैं। अब प्रायः समस्त प्राचीन मनीषियों ने कालिदास की अंतःकरण से अर्चना की है। कालिदास का समय अद्यावधि विद्वानों के विवाद का विषय बना हुआ है। दीर्घ काल के विमर्श के पश्चात इस संबंध में दो ही मत शेष हैं, जिनमें प्रथम मत है कि चतुर्थ शताब्दी ईस्वी सन का अब प्रथम सती के पक्ष में विद्वानों का बहुमत है। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र के गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है।
इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वराह मिहिर, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रह्मगुप्त, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पतंजलि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वाग्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पतंजलि, और ऑप्शन नंबर सी दिया है वराह मिहिर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाणिनि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाग्भट्ट। वाग्भट्ट चरक के शिष्य थे। उनकी पुस्तकें मूलतः 7000 सूत्रों वाली संस्कृत में लिखी गई थी। 2 पुस्तक थी। वाग्भट्ट के अनुसार 85% बीमारियां बिना डॉक्टर के ठीक हो सकती हैं। केवल 15% बीमारियां ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है। सुश्रुत सर्जरी के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक चरक एक चिकित्सा प्रतिभा और वाग्भट्ट को आयुर्वेद ज्ञान की त्रिमूर्ति माना जाता है। वाग्भट्ट अन्य 2 के बाद आते हैं, यानी सुश्रुत और चरक। तो कुछ विद्वानों के अनुसार वाग्भट्ट 6ठी शताब्दी के आसपास सिंध में रहते थे। अब व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि उनके वैदिक होने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में भगवान शिव का उल्लेख किया है और उनके बेटे, पोते और शिष्य सभी वैदिक थे। यह भी माना जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा उनके पिता और अवलिकिता नामक एक वेद भिक्षु ने भी दी थी। अगला प्रश्न है, दस कुमार चरित का लेखक था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पतंजलि, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दंडी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है धन्वंतरी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाणिनि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक श्रेय दंडिनी या दंडी को माना जाता है। यह 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुआ था।
हालांकि इसकी पाठ परंपरा, लेखक की पहचान और रचना की तारीख कुछ भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें 10 युवकों कुमारों के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिनमें सभी या तो राजकुमार हैं या शाही मंत्रियों के बेटे हैं, जैसा कि उन लोगों ने स्वयं सुनाया है। ये गाथाएं देवताओं, भूतों, वेश्याओं, जुआरियों, कामुक महिलाओं के साथ षड्यंत्रों, आश्चर्यजनक संयोगों, मुर्गों की लड़ाई, मानव जाति, जादू टोना, डकैतियां, हत्याओं और युद्धों के वृत्तांतों से भरी हुई है। पाठक को कुछ अत्यंत प्रभावशाली अंशों से परिचित कराया जाता है। उदाहरण के लिए एक आकर्षक युवा लड़की, जिनकी सभी शारीरिक विशेषताओं का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। 10 कुमार रचित के 6ठे अध्याय में अपने भावी प्रेमी के लिए चतुराई से चावल, घी और सब्जियों का सुगंधित भोजन तैयार करती है। 10 कुमार चरित्र के 7वें अध्याय में लिपोग्रामेटिक लेखन का एक नमूना है। अध्याय की शुरुआत में मंत्रगुप्त को अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। हालांकि जोरदार संभोग की पिछली रात के दौरान उनके होठों को उसकी प्रेमिका ने कई बार काटा था। परिणाम स्वरूप वे अब सूज गए हैं, जिससे उन्हें बंद करना दर्दनाक हो गया है। इस प्रकार अपनी पूरी कथा में वह किसी भी प्रयोगशाला व्यंजन का उपयोग करने से परहेज करने के लिए मजबूर है। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी दिया है विशाखादत्त और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी विशाखादत्त। यह एक संस्कृत भाषा का राजनीतिक नाटक है, जिसका श्रेय विशाखा देव को दिया जाता है, जिन्हें आमतौर पर विशाखादत्त के साथ पहचाना जाता है। नाटक का पूरा पाठ अब लुप्त हो गया है, लेकिन इसके अंश बाद के कार्यों के उदाहरणों के रूप में जीवित है। कथानक फारसी भाषा की कहानी के रूप में भी जीवित है, जो नाटक का रूपांतरण प्रतीत होता है। नाटक में राजा रामगुप्त ने घिर जाने पर अपनी रानी ध्रुव देवी को शक शत्रु के हवाले करने का फैसला किया। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में शत्रु शिविर में प्रवेश करता है और शत्रु शासक को मार डालता है। शेष कहानी बचे हुए अंशों से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक के अंतिम भाग में चंद्रगुप्त
रामगुप्त को सिंहासन से उतार देता है और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। तो नाटक की कथा की ऐतिहासिकता विवादित है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि बाद के कई स्रोत नाटक में उल्लेखित घटनाओं का उल्लेख करते हैं। अन्य विद्वानों का तर्क है कि बाद के स्रोत नाटक पर ही आधारित हो सकते हैं और कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य इसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर बी दिया है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सरदार पटेल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं और चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानने वाले सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। 1938 और 1939 के कांग्रेस के क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और 1942 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज का गठन की घोषणा भी की थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बादामी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है कांचीपुरम, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मदुरै, और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कांचीपुरम। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बौद्ध धर्म इसी राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया, और यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। यह माना जाता है कि पल्लवों का उदय सातवाहनों के बाद हुआ था। अब पल्लवों का कार्य क्षेत्र दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु था, और जिनकी राजधानी कांची थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य था, उसने हराया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चोल वंश के राजाओं को, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पांड्य वंश के राजाओं को, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अरब आक्रमणकारियों को, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन्होंने अरबों के साथ संघर्ष
अब विक्रमादित्य के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में ही हुआ। अरब आक्रमणकारियों ने खुद को सिंध में स्थापित किया था। उन्होंने दक्खन में धक्का दिया था। तब विक्रमादित्य के पुत्र अब निजन श्री पुलकेशिन, अब भाई जयसिम्हा वारन जो लता शाखा के गवर्नर थे, ने 739 ईस्वी में उन्होंने लड़ा और पराजित किया। तब विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने बहादुरी की सराहना की और उन्होंने पुलकेशियन पर पृथ्वी के लोगों की शरण का खिताब दिया। तो राष्ट्रकूट राजा दंडीवर्मा या दंतीदुर्ग ने अरबों के खिलाफ चालुक्य के साथ भी लड़ा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महमूद गजनवी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मोहम्मद बिन कासिम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है महमूद खां। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था, जिन्होंने अरोर के युद्ध में अंतिम हिंदू राजा दाहिर से सिंध पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। वह पहले मुस्लिम थे जिन्होंने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 712 ईस्वी में इस्लामिक भारत की शुरुआत की। मोहम्मद बिन कासिम की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से एक बौद्ध बहुमत पर शासन करने वाले एक अलोकप्रिय हिंदू राजा दाहिर को दिया जाता है, जिन्होंने आलोर के चाच और उनके परिजनों को राय राजवंश पर कब्जा करने वाले के रूप में देखा था। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि ये श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।